नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। और आगे नहीं बढ़ा सकते लॉकडाउन, पीएम संग मीटिंग से पहले एकजुट हुए कांग्रेसी मुख्यमंत्री, डिटेल एग्जिट पॉलिसी बनाए केंद्र। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्रियों की मुलाकात से पहले कांग्रेस ने गुरुवार यानी 23 अप्रैल 2020 को कहा कि मौजूदा स्वरूप का लॉकडाउन अस्थिर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मुख्य विपक्षी दल ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार पर कोई ठोस कदम नहीं उठाने का भी आरोप लगाया। मीटिंग में केंद्र सरकार से कहा गया कि 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के आखिरी 10 दिनों में डिटेल एग्जिट पॉलिसी बनाए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तैयार की गई पार्टी के रुख को सोमवार को पीएम के साथ बातचीत के दौरान उसके मुख्यमंत्रियों के द्वारा व्यक्त किए जाने की उम्मीद है। बैठक के दौरान कांग्रेस सरकार से यह भी आग्रह किया गया कि राज्यों को अपनी योजनाओं को खुद बनाने की अनुमति दी जाए। राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने CWC में इस बात पर जोर दिया कि केंद्र को गैर नॉन हॉटस्पॉट जोन में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए। मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल और पुडुचेरी के CM भी नारायणसामी मौजूद थे, जिन्होंने अपने राज्यों में वित्तीय संकट और टेस्टिंग किट की कमी के बारे में चिंता जाहिर की। वहीं बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा कोरोना संकट के समय भी नफरत का वायरस फैलाने और सांप्रदायिक बंटवारे की राजनीति में लगी हुई है। सोनिया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई CWC की बैठक के बाद पार्टी ने सरकार से यह आग्रह भी किया कि लॉकडाउन के समय का उपयोग इस संकट से निपटने की कार्य योजना एवं भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनों ने ही उठाए सवाल, चिराग बोले नीतीश सरकार की वजह से 14.5 लाख लोगों को नहीं मिल रहा राशन का लाभ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में संकट के हालात पैदा हो रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों से ठप होने से देश की रफ्तार भी रुक चुकी है। इस बीच सरकार गरीबों को राशन देकर कुछ राहत देने का काम कर रही है। बिहार में बहुत बड़ी आबादी है जिसका नाम राशन कार्ड से अब तक नहीं जुड़ पाया है। इसकी वजह से इस संकट के दौर में वे इस लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। यही वजह है कि एनडीए के घटक दलों में से एक लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 14 लाख लोगों का नाम बिहार सरकार को राशन कार्ड धारकों की सूची में जोड़ना था, मगर बिहार सरकार ने केंद्र को अब तक सूची नहीं दी है, जिसकी वजह से उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल रहा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वह काफी दिक्कत में है। बिहार में लगभग 14.5 लाख लोगों को इससे जोड़ा जाना है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक लाभार्थियों की सूची केंद्र को नहीं दी है, जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे विश्वास है जल्द नीतीश कुमार जी इस पर कदम उठाएंगे। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है, जिसमें बड़ी संख्या लगभग 14.5 लाख बिहार प्रदेश के लाभार्थियों की है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन में कोटा में फंसे बिहार के बच्चे अनशन पर बैठे, नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ा। जी हां दोस्तों, मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग कर रहे बिहार के करीब 11,000 छात्र छात्राएं लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारें अपने राज्य के बच्चों को विशेष व्यवस्था करके घर पहुंचा चुकी है। बिहार के बच्चों द्वारा लगातार आग्रह करने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो इन लोगों ने गांधीवादी तरीका अपना लिया है। उपवास के जरिए ये छात्र बिहार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें भी दूसरे राज्यों के बच्चों की तरह कोटा से निकालकर घर पहुंचाया जाए। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि जिन राज्यों के विद्यार्थी अभी भी कोटा में फंसे हुए हैं उन्हें उनकी सरकारें घर पहुंचाने में सहयोग करें। राजस्थान सरकार इसके लिए बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकार से बात कर रही है। इन राज्यों के हजारों बच्चे अभी भी देश की कोचिंग कैपिटल कोटा में फंसे हुए हैं। झारखंड के 3,000, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 2,500, 25,000 छात्र कोटा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही अपने राज्य के बच्चों को वापस ला चुकी है। इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और असम के बच्चे भी पिछले 2 दिनों में अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज के शुरुआती नतीजे सराहनीय, अरविंद केजरीवाल।
जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की शुरुआती सफलता के नतीजों पर चर्चा की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के डॉक्टरों की लगन और कड़ी मेहनत के कारण ही इस तकनीक के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे काफी तेजी से आराम होता दिख रहा है। केजरीवाल ने कोरोना के ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। उन्होंने बताया कि LNJP अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के सफल प्रयोग के बाद इसका ट्रायल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सभी ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील है ताकि वो किसी आदमी की जान बचा सके। केजरीवाल ने कहा कि अभी गंभीर हालत वाले मरीजों पर ही इस थेरेपी का ट्रायल होगा। उन्होंने कहा कि कुछ और मरीजों पर इसके ट्रायल के बाद दूसरे अस्पतालों में इसे शुरू करने के लिए केंद्र से अनुमति मांगेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 मरीज इसके प्रयोग से ICU से बाहर आए। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा दान करने वाले मरीजों को लाने ले जाने का खर्च भी सरकार उठाएगी। इस दौरान डॉक्टर सरीन ने भी ठीक हो चुके कोरोना के मरीजों से आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। बता दें कि डॉक्टर सरीन की देखरेख में ही प्लाज्मा थेरेपी प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हो चुके मरीज ही प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में भुखमरी के कगार पर लाखों परिवार, नीतीश सरकार ने केंद्र को नहीं भेजी लिस्ट। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार की एक और लापरवाही सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से अतिरिक्त राशन कार्ड धारकों की लिस्ट मांगी थी, जो अभी तक राज्य की ओर से नहीं आई है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार की लापरवाही को लेकर शुक्रवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। सांसद चिराग पासवान ने लिखा, 14 लाख बिहारियों के नाम बिहार सरकार को राशन कार्ड धारकों की सूची में जोड़ना था ताकि उन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त राशन का लाभ मिल सके। प्रदेश सरकार ने अभी तक नाम केंद्र को नहीं भेजा, जिससे बिहार में कई परिवार में भुखमरी की स्थिति है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का ऐलान, कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। इलाज के दौरान जो भी खर्चा आएगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी। बंगाल में अब तक 334 एक्टिव केस हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 58 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजने का विरोध किया था। सीएम ने कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपील करती हैं कि केंद्र टीम भेजने का आधार बताएं, तब तक वे इस दिशा में आगे कोई कदम नहीं बढ़ा पाएंगी। ममता ने केंद्र के इस कदम को देश की संघीय भावना के खिलाफ बताया था। गौरतलब है कि कोरोना वायरस पर अब पश्चिम बंगाल में खुलकर राजनीति चल रही है। इस सियासी वार में बीते दिनों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कूद पड़े थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती हैं और वे खुद को कानून समझती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने योगी सरकार से की अपील, रमजान में आजम और उनके परिवार को जेल से रिहा किया जाए। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं लोकसभा सदस्य आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रमजान के महीने में इबादत और रोजे की फर्ज अदा करने के लिए जेल से रिहा करने का आग्रह किया है। अखिलेश ने कहा कि आजम खान प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता हैं। वे कई बार मंत्री और विधायक रह चुके हैं। वे राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में वे रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उनकी पत्नी भी विधायक हैं। दोनों बीमार हैं। आजम साहब का बेटा अब्दुल्ला आजम भी विधायक रहे हैं। सरकार इन सबके साथ जो व्यवहार कर रही है वह अशोभनीय है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आजम खान के प्रति सत्ता दल और उसकी सरकार विदेश पूर्ण व्यवहार कर रही है। आजम खान पर सरकारी इशारे पर तमाम फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन्हें जेल में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्ता दल उनकी छवि बिगाड़ने पर तुला है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार के आचरण से समाज का एक वर्ग बुरी तरह आतंकित है। उसमें असुरक्षा की भावना फैल रही है। आजम खान भाजपा की बदले की भावना के शिकार हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रही है। समाज में सद्भाव कायम रखने के लिए आवश्यक है सबके साथ न्याय होना चाहिए। यही शासन की समदृष्टि का परिचय होता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि रमजान के पवित्र महीने में लोग संयम, इबादत के साथ सबके भले के लिए दुआएं करते हैं। आजम खान और उनके परिवार को भी देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपने धार्मिक फर्ज की अदायगी का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा फौरन दीजिए आर्थिक सहयोग वरना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र से वित्तीय पैकेज की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अगर मोदी सरकार राज्यों का सहयोग नहीं करती है तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में शामिल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की ओर से जीएसटी का बकाया नहीं मिलने और अपनी सरकारों द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि अभी केंद्र की ओर से उनके राज्य के लिए जीएसटी का 4400 करोड़ रुपए का बकाया जारी नहीं किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय मदद नहीं करती तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। उन्होंने केंद्र से बड़े वित्तीय पैकेज की मांग की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों और विद्यार्थियों को उनके घर भेजने के लिए केंद्र को नीति बनाने की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुप है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को आगे आकर राज्यों की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली लॉकडाउन में किराया मांगने वाले मकान मालिकों पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उन मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो प्रवासी श्रमिकों और छात्रों से कोरोना वायरस पर काबू के लिए लागू लॉकडाउन में किराए की मांग कर रहे हैं। देव ने 22 अप्रैल को जारी आदेश में कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रभावित व्यक्तियों को ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह देंगे। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 29 मार्च को एक आदेश जारी किया था जिसमें मकान मालिकों से कहा गया था कि वे श्रमिकों और प्रवासियों से 1 महीने की अवधि के लिए किराए की मांग नहीं करेंगे। उस आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर करता है तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि छात्रों को किराए के भुगतान के लिए मजबूर करना या उन्हें मकान खाली करने की धमकी देने जैसी घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट श्रमिकों और छात्रों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रभावित व्यक्तियों को 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज करने की सलाह देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस उपायुक्त इस तरह की शिकायतों के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट भेजेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मकान मालिकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे व्यक्ति से किराया नहीं मांगे जो लॉकडाउन के कारण भुगतान करने में सक्षम नहीं है। गृह मंत्रालय ने भी 29 मार्च को एक आदेश जारी किया था जिसमें छात्रों, श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से 1 महीने के लिए किराए की मांग करने पर रोक लगाई गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का कहर, भारत में कब और कैसे खत्म होगा लॉकडाउन, एक्सपर्ट्स की राय। जी हां दोस्तों, 2 चरणों में 40 दिनों के लिए भारत बंद है। भारत बंद की फिलहाल आखिरी तारीख 3 मई है, पर 3 मई के बाद क्या होगा? क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और भारत खुल जाएगा? तो इस सवाल का जवाब आप जाने उससे पहले एक अहम जानकारी। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत में कोरोना की असली तस्वीर अप्रैल के आखिर और मई के पहले 2-3 हफ्ते में सामने आएगी। शायद इस दौरान कोरोना अपने पीक पर होगा। तो जब कोरोना अपने पीक पर होगा तो लॉकडाउन का क्या होगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब हर देशवासी जानना चाहता है, मगर ये सवाल जितने आसान हैं, जवाब उतने ही पेचीदा। देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों की नजर भी इसी सवाल पर है, पर जवाब अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। अमेरिका की बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मिले डेटा के आधार पर दुनिया के 20 देशों का ये कोरोना चार्ट तैयार किया है। इसके मुताबिक चीन को छोड़कर किसी भी देश में जुलाई से पहले लॉकडाउन हटने वाला नहीं है, और अगर हटता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। रही बात चीन की, तो जिस हुबेई प्रांत में कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ और जिस प्रांत में कोरोना का एपिसेंटर वुहान है, वो इसी सूबे में पड़ता है। यहाँ 8 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने का अनुमान लगाया गया था और हुआ भी यही। चीन ने हुबेई में वुहान को छोड़कर 8 अप्रैल को लॉकडाउन हटा दिया, क्योंकि यहाँ उसके बाद कोरोना के मामले ही आने बंद हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ताबड़तोड़ केस, विधायक इरफान अंसारी ने भी ठोका मुकदमा। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी विवादों में आ गए हैं। उनके खिलाफ थानों में लगातार केस दर्ज कराया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी रांची के जगन्नाथपुर थाने में अर्नब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि पालघर हमले पर महाराष्ट्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद लगातार रिपब्लिक चैनल द्वारा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है एवं मामले को बढ़ा चढ़ाकर लाइव शो में पेश किया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ जिस प्रकार की आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया वह सरासर गलत है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।